मिनिस्टर, एमएलए, एमपी आते जाते रहते हैं। दुनिया में एक वैकेंसी परमानेंटली खाली रहता है जहां कोई एप्लीकेशन नहीं जाता है। जानते हैं क्या? एक परमानेंटली खाली है, कोई अप्लाई ही नहीं करता, उसमें खाली रहता है। वो है महान आदमी बनने का। और महान आदमी कर्मों से बनता है, लेखनी से, पढ़ने से बनता है, अदरवाइज तो मिट्टी में सबको मिलना ही है। बाबा साहब की दो प्रस्तावनाएं गड़बड़ हुई। एक तो 51 में उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। दूसरा वो कह रहे थे आरक्षण का प्रावधान हमने किया है, 3 अधिकार मांगते रहे। पहला पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा विधानमंडल में रिजर्वेशन, तीसरा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। आजकल दलित नेता लोग कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला और कुछ नकाब लगा के, कुछ खुल्लम खुल्ला और कुछ नकाब लगाकर बाबा साहब का नाम लेकर, जिसको बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र को अभिशाप कहा था, उसकी पालकी ढो रहे हैं। 5 बच्चे आज से पढ़ाना शुरू करेंगे इस साल से, 20 साल बाद 100 बच्चे तैयार होंगे, उसी में से अंबेडकर निकलेंगे, उसी में से अमर्त्य सेन निकलेंगे। शेड्यूल कास्ट अपने बल पे देश भर में 5-10 एमपी भी नहीं जितवा सकता है आज भी। जब कैबिनेट मिशन आया तो बहुत गुस्से में थे और अपने अनुयायियों को कह रहे थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अनुयायियों को, अब गुस्से में कह रहे थे कि जब ये कैबिनेट मिशन में हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम बम का निर्माण कर रहे होंगे और आपसे बेहतर ग्रेनेड चलाना हम जानते हैं। अपने अनुयायियों को कह रहे थे कि आप तैयार रहिएगा। मेरे पिताजी जब दिल्ली भेजे थे तो बोले थे बेटा आईएएस बनना है। हम फर्स्ट ईयर में आते आते बोले कि हमसे ना होगा, थोड़ा बिगड़ा हुआ आदमी, विद्रोही हूं, अब 60 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। 60 साल तक मतलब रिटायरमेंट तक इंतजार नहीं करूंगा। अगर गहलोत साहब से हमको सवाल जवाब करना होगा तो अभी करूंगा। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया था? क्या समझते हैं? आरक्षण नहीं, वोट। वोट मतलब फ्रॉम प्रजा टू नागरिक। समंदर के अंदर जब लोहे के पाइप को काटना होता है ना, तो वेल्डिंग मशीन नहीं घुसाते हैं, पानी के कंसंट्रेशन को इतना हाई कर देते हैं कि पानी लोहे को काट देता है। ये नहीं कह सकता ना कि आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हुआ है, लेकिन आपका रिजर्वेशन खत्म क्यों होता जा रहा है, जरा इस पे सोचिए। ये है मूल प्रश्न। आप क्या कर सकते हैं? अगर एक शब्दों में कहें तो आप कुछ नहीं कर सकते कि नौकरी बचाते बचाते, आप प्रोटोकॉल मानते मानते जो है ना, गुस्से में रिटायर हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपके हां में हां मिलाऊं तो गुड बॉय, गुड बॉय, और सवाल खड़े करूं तो बैड बॉय। सो आई हेट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। बाबा साहब लिखते हैं कि प्रथाएं कई बार इतनी प्रबल होती हैं, उसके सामने मतलब बड़े से बड़ा कानून भी फीका पड़ जाता है। कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किससे बात करनी है, नहीं करनी है, ये कौन सिखलाता है? हाई म्यूजिक का एक फिलॉसफी है कि सोचना नहीं है, झूमना है। सिर्फ सोचना नहीं है, आप बात नहीं कर सकते आपस में, सिर्फ झूमना है। तो हमारा अपना एक म्यूजिक होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव म्यूजिक। अभी साहब कह रहे थे कि हमारा ऑल्टरनेटिव, नमो बुद्धाय जय भीम कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो म्यूजिक भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी में आप बनते को बुलाएं और कर्मकांड रिचुअल वही रहे। कोई औपचारिकता में नहीं जाऊंगा और इतना शानदार प्रोग्राम करने के लिए आप सबको बधाई। और कल शाम तक एक प्रोग्राम में था, इसी तरह एक सभा थी इंजीनियर्स की, ऑल इंडिया बनाई बाबा साहब अम्बेडकर इंजीनियर्स एसोसिएशन की, और कुछ घंटे ही सो पाया हूँ। 4 बजे से मेरी ट्रैवलिंग जारी है, लेकिन तब भी आप, मुझे पता है कि आप उम्मीद करें कि मैं थका हुआ नहीं दिखना चाहिए। और अभी शाम में लौटना भी है, कल सुबह क्लास भी है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मैं क्या कहूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन शुरू करने की कोशिश करता हूँ।
थोड़ा इंजन गर्म होने में टाइम लगता है। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ हाई साउंड वॉल्यूम ये सब बज रहा था और उसका साउंड रिदम वैसा ही था जैसे दिल्ली के सड़कों पे आएंगे आप तो वो जो क्या बोलते हैं कांवड़ यात्रा में, शिव यात्रा में, अभी सब दुर्गा पूजा हो रहा, आप आइए झंडे वाला में देखिए, कल मैं ट्रैफिक में फंसा वहाँ 25-30 मिनट। तो मैं गौर कर रहा था कि हाई साउंड, हाई वॉल्यूम, रिदम, उसी तर्ज पर बाबा साहब का गाना क्यों? बाबा साहब जब कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने बजाना सीखा म्यूजिक, और कबीर पीछे हैं, गूगल कर लीजिएगा, पता लग जाएगा कि वो क्या सीखे थे उन्होंने। और मैं गंभीर बातें, कल्चरल प्रोग्राम साउंड म्यूजिक कभी कर लीजिएगा, गंभीर बात इसीलिए ऋषि मुनि जाते थे जंगल में, चिंतन मनन करने जाते थे। लाइब्रेरी इसीलिए बनता है शांति, कुछ काम की बात हो सके। और हाई म्यूजिक का एक फिलॉसफी है कि सोचना नहीं है, झूमना है। सिर्फ सोचना नहीं है, आप बात नहीं कर सकते आपस में, सिर्फ झूमना है। तो हमारा अपना एक म्यूजिक होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव म्यूजिक। अभी साहब कह रहे थे कि हमारा ऑल्टरनेटिव, नमो बुद्धाय जय भीम कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो म्यूजिक भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी में आप बनते को बुलाएं और कर्म कांड रिचुअल वही रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि नास्तिक रहें, कोर्ट संवैधानिक शादी ब्याह करें, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से कोर्ट में जाएं, कम खर्चे में शादी करें, दोस्तों को खाना खिलाएं और शादी ब्याह पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करें। उसी पैसा से पहले बेटी को और फिर बेटा को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ाएं। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। थोड़ा इसी पे बोल देता हूँ, फिर आगे आऊँगा। हमारे लोग झूठ मूठ का शो ऑफ करने के लिए जिंदगी भर पीएफ में पैसा कटाता है, बेटी के शादी में पटाखा फोड़ने के लिए, पंडाल लगाने के लिए, आईआईटी का कोचिंग नहीं कराता है, विदेश नहीं पढ़ाता है, हायर स्टडीज में कोई नहीं भेजता है, वो खाली कुछ दहेज देने के लिए और गहने खरीदने के लिए, इसमें खर्च करने के लिए। मिडिल क्लास का माइंडसेट है, यानी कि मेरा पंडाल बहुत अच्छा रहे। तो मैं तो चाहता हूं कि आपका पंडाल जो है ना, मुकेश अंबानी की पंडाल की तरह रहे। ये वाला बनिए, फिर ये वाला बनिए। बहरहाल मुझे जो विषय दिया गया है कि सामाजिक एकीकरण में SC/ST कर्मचारियों की भूमिका, साहब अभी बोल रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन का लेवल क्या क्या होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन एक मनोदशा है, और मैं समझता हूं कि मनुस्मृति को मानने वाले भी मनुस्मृति नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बाबा साहब लिखते हैं कि प्रथाएं कई बार इतनी प्रबल होती हैं, उसके सामने मतलब बड़े से बड़ा कानून भी फीका पड़ जाता है। कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किससे बात करनी है, नहीं करनी है, ये कौन सिखलाता है? कहते हैं ना कि घर प्राथमिक पाठशाला है, तो घर में ही सिखलाया जाता है। बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में सिखलाए जाते हैं। और मेरे पास कई एक्सपीरियंस है कि स्कूल में बच्चे का नाम अगर अजीम है, मोहम्मद है, तो छोटा बच्चा दूसरा पूछता है कि आतंकवादी तो नहीं है? कौन सिखलाया ये बात? तो वो सब बहुत खराब पाठशाला है। मैं 3 विषय पर मैं फोकस करूंगा। एक तो शिक्षा, रोजगार के अवसर, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो भूमिका होनी चाहिए समाज में, वो भेदभाव का आलम तो यह है कि राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देता। आप तो अभी सेक्रेटरी ही थे, साहब ये बैठे थे, राष्ट्रपति को नहीं घुसने देता है वहाँ सामने ना कोविंद साहब और द्रौपदी मुर्मू, अभी तो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और छोड़िए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराज गवई साहब महाराष्ट्र गए, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। ये है डिस्क्रिमिनेशन का लेवल, और ये अनायास नहीं है। दिस इज ए माइंडसेट, दिस इज ए प्लान।
अभी एक उनका एक ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, वो भी खजुराहो को लेकर कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाइए। बवाल मचा हुआ है, और बवाल क्यों मचा है मैं जानता हूं। बवाल इसलिए मचा हुआ है कि कई जजमेंट, कई ऑर्डर उनके ऐसे हैं जो दक्षिणपंथी सत्ताधारी लोग हैं उनको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड बिल पे। तो कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पे निशाना है। अगर आप कहते हैं कि बौद्ध हिंदू धर्म का ही अंग है जो कहता है, तो बौद्ध हिंदू हुए और आप बुद्ध को विष्णु का अवतार ही मानते हैं, तो गवई साहब ने कह दिया तो इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई। तो यह है डिस्क्रिमिनेशन का आलम। और एक बात प्रस्तावना से मैं शुरू करता हूं, ये कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति, अभी मैं पिछड़े वर्ग पे नहीं जा रहा और मैं सब वर्ग पे बोलता भी नहीं, मैं विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति और खास तौर से अनुसूचित जाति पर बोलता हूं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं ज़्यादातर अनुसूचित जाति के ही लोग रहते हैं और लोग कम रहते हैं। अगर मेरी बात से लगे कि वो मेरी बात अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन सबका ठेका एक सांस में SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम तरह का ठेका मैं लेके नहीं घूमता। कि जिन जिन लोगों ने ठेका लिया पूरा, उन लोगों ने सबसे पहले दलित राइट्स को खत्म करवाया। तो SC ST पे फोकस रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति आरक्षण से नौकरी तो ले सकता है, लेकिन स्वाभिमान के साथ नौकरी नहीं कर सकता है। स्वाभिमान और कानून के हिसाब से नौकरी नहीं कर सकता है। अभी उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमों के बारे में बताया, तो मैंने कौन सा गुनाह किया भैया? अरे यूनिवर्सिटी में मुझे फ्रीडम है, मैं किसी प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं हूं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गजट। मैं प्रधानमंत्री जी मेरे कॉलेज में आए, जाके मैं नमस्ते नहीं करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ आपके हां में हां मिलाऊं तो गुड बॉय, गुड बॉय, और सवाल खड़े करूं तो बैड बॉय। सो आई हेट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। मेरा सब्जेक्ट इतिहास है और इतिहास में 5 बिंदुओं से शुरू करता हूं। वाई, वेन, वॉर, व्हाट, हाउ। हाउ, वेन, वेयर, व्हाट, वाई। जो सवाल नहीं पूछेगा वो इतिहास का छात्र नहीं हो सकता है। हमारे गुरुओं ने मुझे सवाल पूछना सिखलाया। अपनी कहानी नहीं कहूंगा, लेकिन संक्षेप में गांव से चल के आया था, हिंदी माध्यम का छात्र। गुरुओं ने सिखलाया सवाल करना, और कोई उसमें SC ST गुरु नहीं थे, ब्राह्मण ही थे, मोस्टली ब्राह्मण ही थे। तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी बीच बीच में दूर करते रहना बहुत ज़रूरी है कि एक सांस में सबको मनुवादी कह देना, सबको मनुस्मृति कह देना, ये किसका षड्यंत्र है समझिए। अच्छी बात है कि बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, अच्छी बात, सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन संविधान सभा में एक अकेले बाबा साहब ये अस्पृश्य रिप्रेजेंटेटिव थे ना, एक ही थे ना, बाकी और लोग भी रहे होंगे, नवाब रहे होंगे, राजा रहे होंगे, 300 से ज्यादा लोग थे। अगर आम सहमति नहीं बनती कि भाई अस्पृश्यों के साथ एक हिस्टोरिक इनजस्टिस, ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, तो बाबा साहब रिजाइन भी कर देते, छोड़ भी देते, तो क्या हो जाता? सवाल पूछिए जरा सा, क्या हो जाता? कुछ न कुछ इंतजाम होता फिर। लेकिन एक आम सहमति बनी कि यस, दिस इज अ फैक्ट, अस्पृश्यों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, तो आरक्षण का प्रावधान संविधान में आया गया। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, और संविधान सभा 25 नवंबर 2049 को, 1949 को ही कह रहा हूं, 1949
उसी में कहते हैं कि संविधान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। कौन लोग लागू करता है, वो लागू करने वाले लोगों की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर खराब संविधान है, लागू करने वाले लोग का इंटेंशन ठीक है, तो संविधान अच्छा साबित होगा। संविधान अच्छा है, लागू करने वाले लोगों की नेचर खराब है, तो संविधान बुरा होगा। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, बाबा साहब की। तो आखिर ये बताइए, दलित मिडिल क्लास नौकरी पेशावर, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जितने कर्मचारी हैं, मैंने सुना है कि अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, और मैं मध्य प्रदेश के कई कार्यक्रम में गया हूँ, अजाक के कार्यक्रम में, और वहाँ के बाद पहली बार राजस्थान के कार्यक्रम में आ रहा हूँ, और जितने जगह जाता हूँ इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का सिंसियर लोग नहीं मिलते हैं मुझे, है ना। तो मद्रास में काफ़ी एक्टिव है, और मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह ने एक लैंड भी अलॉट किया था वहाँ पे, उस पर एक शानदार बिल्डिंग बन चुकी है। मैंने एक वीडियो भी उस बिल्डिंग पे बनाया था जब निर्माणाधीन था वो बिल्डिंग। तो अच्छा काम हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर एक शब्दों में कहें तो आप कुछ नहीं कर सकते कि नौकरी बचाते बचाते आप प्रोटोकॉल मानते मानते जो है ना, गुस्से में रिटायर हो जाता है आदमी। या तो कुछ पैसा कमा लीजिए, आराम से रहिए, यस बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, डोंट क्वेश्चन। यही है। मेरे घर में भी ब्यूरोक्रेट लोग हैं, मैं जानता हूं। कुछ ये है। दूसरी बात है कि अगर आप एक रहे तो आप समाज को भी दे सकते हैं और अपनी सुरक्षा भी दे सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं SC ST के संगठन इतने बिखरते हैं। बाबा साहब का एग्जाम्पल है, उनके जीवन काल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में झगड़े शुरू हो गए थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कई खंडों में बंट गया, और अभी जो हाल है उस पर क्या टिप्पणी करना। वैसे मैं विवादित आदमी हूं, मैं जो बोलता हूं खाली व्यवस्था वाले कोई गड़बड़ असहज महसूस नहीं करते हैं, हमारे लोग भी असहज महसूस करते हैं। क्योंकि सवाल जब पूछे जाएंगे तो समीक्षा तो सबकी होनी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग यूनाइटेडली अगर एक रहें तो किसी भी सरकार को आप झुका सकते हैं। एक आदमी हमारा सस्पेंड हुआ, हमारा चौधरी जो भी यहाँ का चीफ है, बोले जितने 8,000 मेंबर है ना, 1,000 रुपया उसको हर महीने दे दो, वो ऐसे करोड़पति बन जाएगा। 500 रुपये दे दो, पूरा डेलीगेशन जाइए, CM और जो ऑफिसर है मिलिए उससे, अब बोलिए कि अगर गड़बड़ की हमारी पॉलिसीज के साथ तो अगली बार सरकार नहीं बना पाओगे। इतनी ताकत है आपकी यूनिटी में। लेकिन करते क्या हम लोग? एक निजी उन्नति, मेरा प्रमोशन हो जाए, उनका भले छट जाए, और रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट इलेक्शन हमारे लोगों में बहुत खराबी है। मैक्सिमम लोगों में, मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोगों में, जहां भी जाता हूं ना, बगैर राजनीति के इलेक्शन के कोई बात कंप्लीट नहीं होती है। बगैर इसके बात कंप्लीट नहीं होती है कि इलेक्शन, और ये छोड़ दीजिए, अरे इलेक्शन क्या छोटी मोटी चीज है। आप कह रहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वो तो पूरा है। 131 MP तो बैठे हुए हैं, आपके राजस्थान में भी MLA बैठे होंगे, पूरे देश में MLA बैठे होंगे, तो प्रतिनिधित्व पूरा है। ये नहीं कह सकता ना कि आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हुआ है। लेकिन आपका रिजर्वेशन खत्म क्यों होता जा रहा है, जरा इस पे सोचिए। ये है मूल प्रश्न। व्यक्तिगत मुक्ति के लालच में और खाली मिनिस्टर और CM PM बनने की अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में दलित समाज ने अपना नुकसान किया है। कोई आंदोलन शिक्षा और रोजगार पर नहीं है। कल मैं बोल रहा था, मैंने कहा कि सिर्फ एक पॉइंट आप लीजिए। कोई भी इंजीनियर्स की सभा थी, मैंने कहा कि आप इंजीनियर्स हैं, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मेरा मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स बहुत खराब है कि दीवार में सुराख करना हो तो एक ही जगह जो है ना मशीन रखना पड़ता है, इसे 10 जगह नहीं घुमाना पड़ता है।
10 जगह घुमाएंगे तो कोई अचीव नहीं कर पाएंगे। 1000 एजेंडा बनाएंगे, कुछ अचीव नहीं, विच मीन्स यू आर नॉट सीरियस। 3 एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, उससे आप समझ लेंगे। SC/ST एक्ट 2 अप्रैल 1 पॉइंट एजेंडा था। 5 मार्च यूनिवर्सिटी रोस्टर आंदोलन 1 पॉइंट एजेंडा था। और तीसरा किसानों का आंदोलन 1 पॉइंट एजेंडा था। कंसंट्रेशन का लेवल इतना हाई कीजिए, एनर्जी फिजिक्स के लोग यहां बैठे होंगे, समंदर के अंदर जब लोहे के पाइप को काटना होता है ना, तो वेल्डिंग मशीन नहीं घुसाते हैं, पानी के कंसंट्रेशन को इतना हाई कर देते हैं कि पानी लोहे को काट देता है। तो आपको ऐसा पानी बनना है, और नहीं बनेंगे तो 10 से 15 साल इंतजार कर लीजिए। जो होना है, इतिहास का छात्र होने के नाते उसका पूर्वानुमान हमें है। एक और बात, हमें से जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने बेटा बेटी को ईमानदारी से कहिएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, ICS, PCS बनाने के अलावा ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, क्या विकल्प है? ईमानदारी से बता दीजिए। एक नौकरी के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, और नौकरी ही खत्म हो रही है। ये समझिए पैराडॉक्स। नहीं समझते हैं ना, तो पत्रकार कहां से आएंगे, एडवोकेट कहां से आएंगे, CA कहां से आएंगे, स्कॉलर कहां से आएंगे? ये मैं जानता हूं, जो बोल रहा हूं आप में से कई साथी सुन चुके होंगे। आई नो दिस इज रिपीटेशन, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, पुनरावृत्ति कर रहा हूं बात की, लेकिन बहुत ही नेसेसरी रिपीटेशन है। बार बार हैमर करना पड़ेगा माथे पर कि आप लोग बड़े लोग हो गए हैं, छोड़िए ना अब नौकरी फोकरी, जिनको दूसरा कोई कर लेगा। हमारा बच्चा MBA करके जाके बढ़िया से ऐप बनाए, बिजनेस करे, 5000 करोड़ का अंपायर बनाए, अपना जहाज हो, इंटरप्रेन्योरशिप बनाए, तो कोई नहीं बनाता है। कोई बेटा बेटी को 10 साल एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। एक स्कॉलर को बनने में, एक एक्टिविस्ट को बनने में, एक लॉयर को बनने में, एक CA को बनने में, एक बढ़िया प्रोफेशनल को बनने में 20 साल की तैयारी होती है। एक किताब आपने नाम पढ़ दिया किताब, लेकिन वो PhD करने में, लाइब्रेरी जाने में, उस समय BP शुगर सब बढ़ जाता है, चश्मा भी लग जाता है। लेकिन उसमें पावर नहीं है। हम अगर साहब की तरह हम अगर इंस्पेक्टर बन जाएंगे अभी, तो गांव में लोग देखेगा, बोलेगा कि ओ आ गए दरोगा जी, सलाम तुरंत। अमर्त्य सेन हमारे समाज में क्यों नहीं क्रिएट हो? बाबा साहब बार बार मैं पन्ना लेके चलता हूं, कोई कुछ बोलेगा तो फिर हम उसमें से पन्ना दिखा दें। बार कह रहे एजुकेशन नहीं, एजुकेशन से हमारी मुक्ति नहीं होगी, इट इज हायर एजुकेशन। मैं कहता हूं ना कि अगर अपने अपने घर से दो चार अपने समाज से बिगड़ा हुआ आदमी सब बनाए, हमारे जैसे बिगड़े हुए, हमें तो छोटा मोटा आदमी मेरे से ज्यादा बिगड़ा हुआ, अगर हर लोग सोचे कि हमारे घर में से एक बिगड़ा हुआ आदमी हो जाए, तो मुझे यहां आने की जरूरत नहीं है। हर शनिचर इतवार आपकी छुट्टी रहती, मेरी कोई छुट्टी नहीं रहती, क्योंकि जो अभी सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही भयावह स्थिति में है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया था, क्या समझते हैं? आरक्षण नहीं, वोट। वोट मतलब फ्रॉम प्रजा टू नागरिक। नागरिक बनने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार था। वो इसीलिए बोले थे कि आपके पास वोट की ताकत है, आप जिसको चाहेंगे झुका देंगे। वयस्क मताधिकार। क्या हो रहा है? पहले बूथ लूट लिए जाते थे, वो तो कुछ कम ही इलाकों में होता था। उसके बाद EVM आया, अभी नया चल रहा है क्या? वोट चोरी। तो जब आपके वोट से हमको सरकारें नहीं बनाना है, तो हम आपके लिए काम क्यों करेंगे? हम अपना इंतजाम कर लेंगे। तो आपका शिक्षा, रोजगार, शान, शौकत, प्रतिष्ठा, एवरीथिंग इज एट स्टेक। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इस समझने की कोशिश करिए।
अरे आप, हम चाहे ना चाहे, मेरे पिताजी जब दिल्ली भेजे थे तो बोले थे बेटा आईएएस बनना है। हम फर्स्ट ईयर में आते आते बोले कि हमसे ना होगा, थोड़ा बिगड़ा हुआ आदमी, विद्रोही हूँ, अब 60 साल तक इंतजार नहीं करूँगा। 60 साल तक मतलब रिटायरमेंट तक इंतजार नहीं करूँगा। अगर गहलोत साहब से हमको सवाल जवाब करना होगा तो अभी करूँगा। अगर राहुल गांधी जी से सवाल जवाब करना है तो अभी करूँगा। मोदी जी से सवाल जवाब करना है मुझे कहना है तो अभी करूँगा। रिटायरमेंट तक इंतजार नहीं होगा मेरे से। तो मैंने सोचा एकेडमिक्स बढ़िया है, तनख्वाह भी मिलेगी, फ्रीडम भी रहेगा, लिखने पढ़ने की आज़ादी भी रहेगी, बोलने की भी आज़ादी रहे, भले थाने में ले चलो, जेल ले चलो, केस मुकदमा करो, नौकरी तो बची रहेगी हमारी। दाल रोटी के लिए हम आप पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रमोशन हो चाहे नहीं हो, वीसी बनने का हमको शौक नहीं है, प्रिंसिपल बनने का शौक नहीं है, कोई डायरेक्टर फायरेक्टर बनने का हमको शौक नहीं है। मैं अपना ओरिजिनल एक्टिविस्ट के फॉर्म में रहता हूँ, इससे मेरा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहता है। जैसे चेयर पे बैठ जाऊंगा तो मेरे चेयर के ऊपर एक चेयर होगा और मुझे वो डिक्टेट करेगा। उससे बढ़िया उस चेयर को ही क्वेश्चन करे सीधा कि मेरी बात सुनिए है कि नहीं सुनिए, कुछ करें। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप मिडिल क्लास बने हैं, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। 1919 में बाबा साहब जब साउथ बोरो कमिटी को मेमोरेंडम दे रहे थे, उस समय बॉम्बे प्रोविंस में, बॉम्बे मतलब आज का महाराष्ट्र नहीं, इंक्लूडेड कर्नाटक एंड गुजरात, सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का ग्रेजुएट था। 1942 जब ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट वायसराय को जब वो दे रहे थे मेमोरेंडम, उस समय कह रहे हैं 400-500 शेड्यूल कास्ट है ग्रेजुएट। जब उसी मेमोरेंडम में कहते हैं कि शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल है। कांग्रेस से खूब लड़े हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं लड़ा होगा, बाकी लोग बकवास किया होगा, गाली गलौज किया होगा। उनकी लड़ाई गांधी और नेहरू से सैद्धांतिक थी, व्यक्तिगत नहीं थी। जब वो जाते हैं संविधान सभा में तो क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा में मैं इसलिए आया था कि मैं अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा कर सकूं, इसलिए मैं संविधान सभा में आया था। और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका खुशी का ठिकाना मुझे नहीं है। आप उनके भाषण में पढ़िए, स्टेट एंड माइनॉरिटी उसके पहले लिख रहे हैं 1947, और उसमें स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, राज समाजवाद, कि बीमा, एग्रीकल्चर, नौकरी, कॉरपोरेट पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, जहां हमको जरूरत हो वहां हम प्राइवेट सेक्टर लेंगे। क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, राजकीय समाजवाद। कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और कहते हैं कि अनुसूचित जाति के कुछ हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। लखनऊ का भाषण है 24-25 अप्रैल 1948 कि लोग पूछते हैं कि आप 25 साल तक कांग्रेस से लड़ते रहे, तो आप कांग्रेस क्यों सरकार ज्वाइन की? तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने अंधेरा था, और लड़ाई सिस्टम के अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है। कुछ लोग सिस्टम के अंदर होते हैं, सिस्टम के अंदर वही लोग काम कर सकते हैं जिसको बाहर से सपोर्ट हो। कोई बल हमारे पास नहीं था, न ज्ञान बल, न धन बल, न विद्या बल। आपके पास अभी भी ये सब हो जाए, अगर मान लिया आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्ञान को, इंटेलेक्चुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लठबल भी चाहिए, शक्ति बल। क्योंकि मेरे इधर कहावत है कि मार के डर से भूत भागता है। लठबल का मतलब शक्ति। एक एक आदमी को तोड़ना बहुत आसान है। तो उस मेमोरेंडम में कह रहे हैं कि हम हर समय लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहते। ये बात सही है कि मैं कांग्रेस से लड़ता रहा 25 वर्षों तक,
लेकिन अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने हमारी बात नहीं मानी। और जब कैबिनेट मिशन आया तो बहुत गुस्से में थे और अपने अनुयायियों को कह रहे थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अनुयायियों को अब गुस्से में कह रहे थे कि जब ये कैबिनेट मिशन में हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम बम का निर्माण कर रहे होंगे और आपसे बेहतर ग्रेनेड चलाना हम जानते हैं। अपने अनुयायियों को कह रहे थे कि आप तैयार रहिएगा, ये भी कह रहे थे। मेरी अगली किताब का हेडलाइन यही है कि हम बमों का निर्माण कर रहे होंगे। ऊपर अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र। तो कांग्रेस सरकार में शामिल हो। देखिए, हिस्टोरिक जो मिस जजमेंट, जितने बड़े लोग होते हैं ना, उतने बड़े हिस्टोरिक मिस जजमेंट भी हो सकते हैं। बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चुनाव में उतरा 51 में। बाबा साहब रिजाइन कर चुके हैं और पंजाब का भाषण है जालंधर और लखनऊ में, कांग्रेस को खूब अटैक कर रहे हैं, नेहरू को भी। लेकिन नेहरू की नीतियों को लेकर पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल तो कह रहे हैं कि नेहरू इज वेरी ऑनेस्ट मैन, तो खूब कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। और उसी घोषणा पत्र में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। भाषण में कह रहे हैं, मैं इतिहास के छात्र होने के नाते समीक्षा कर रहा हूं कि यह कांग्रेस सरकार आपको कुछ नहीं देगी। 10 साल तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, 10 साल तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और उसके बाद खत्म हो जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और 42 में क्या कह रहे थे कि शिक्षा और रोजगार हमारा सबसे केंद्रीय उप है, जीवन मरण का प्रश्न, और उन्होंने प्रोविजन करवा ली संविधान में। तो देखिए क्या ब्यूटी है कि 10 साल यानी 2 चुनाव, 51 से 61, तो रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए था ना। हुआ आज तक? कांग्रेस सरकार रही, चूंकि उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिससे लड़ा। विरोधी पक्ष जो है एकजुट नहीं था, कम्युनिस्ट अलग थे, सोशलिस्ट अलग थे, तमाम धड़े अलग थे। लेकिन 51 के चुनाव में उन्होंने सोशलिस्टों से समझौता किया था और उन्होंने कहा था कि एकांगी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती, आपको समझौते करने पड़ेंगे। शेड्यूल कास्ट अपने बल पे देश भर में 5-10 एमपी भी नहीं जितवा सकता है आज भी। हाँ, एक भी नहीं, हम तो 5-10 थोड़ा सा लिबर्टी दे देते हैं। जिनको पीएम बनना होगा अपना देखेंगे, 10 भी जीत लेंगे तो बन सकता है। तो 10 साल में, लेकिन वो नहीं हुआ। आखिर 90 तक कांग्रेस की सरकार रही, बीच में जनता पार्टी की सरकार रही, चलता रहा। अभी बीजेपी की सरकार है, उसने भी इसको खत्म नहीं किया। अच्छा, ये 56 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। 56 में ही आगरा का एक भाषण है और जिसको बहुत लोग मिसकोट करता है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ये कहता है ना। अच्छा, 56 में कितने ग्रेजुएट आईएएस हो गए होंगे, आईपीएस हो गए होंगे, जरा बताइए। जब 42 में, अभी तो शुरू ही हो रहा है ना, इंडियन रिपब्लिक शुरू हो रहा है, 26 जनवरी 50, 6 साल में कितना मिडिल क्लास हो गया हो, कितने नौकरी पेशा लोग रहे होंगे, गिने चुने उंगली पर। 2-4 कहीं कहीं मिल जाते थे। और उसमें पढ़े लिखे लोग कितने थे भाई? हमारे जमाने तक और आप में से सबके जमाने तक एक एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिली है। सतबीर जी किधर बैठे हुए, इधर ही तो है कहीं, यहां इन्हीं को 3 नौकरी मिली है, मुझे भी मिली है। तो कम ही लोग होंगे ना, तो धोखा कैसे दे दिए बाबा साहब को? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। उन्होंने कहा था कि जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर खड़े नहीं होते। 1942 में वही आंकड़ा दे रहे हैं कि 1056 आईसीएस में से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का नॉमिनेटेड है, एक 42 में 1942। तो 56 तक आते आते क्या 5000 आईएएस हो गया आपका? नहीं हुआ होगा ना, ऑब्वियस है। तो पहला जनरेशन जिसको नौकरी मिलता है, हमारे सबके बाप दादे मजदूरी रहे होंगे, कि एकाध किसी का जमींदार रहा हुआ तो रहा हुआ, सब मजदूरी रहा, खेतिहर मजदूर।
पहला तो नौकरी मिला, डर से हमके गांव में उठने बैठने नहीं देता था, ना पीटता था। कैसे कैसे पढ़ के नौकरी आया। तो अपने पहले घर बनाएगा, पिताजी का धोती कमीज खरीदेगा, थोड़ा बढ़िया खाना खाने की कोशिश करेगा, अपना पैंट शर्ट खरीदेगा, कि नौकरी करके वो क्रांति करने जाएगा। क्रांति करने के लिए हम लोग हैं इधर, हम लोग दूसरे तरह के नौकरी वाले हैं, कि जो अपना घर संभालेगा ना। तो ये सब इतना प्रचार किया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा, जानते हैं जानबूझ के किया। ये आपके पास गए IAS ऑफिसर हैं, देखिए बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो बोला भाई एक काम कर, 10,000 रुपया लो, हम धोखा नहीं दिए, 10,000 रुपया लो जाओ। तो पैसा ठगने का बहुत सारा स्लोगन बना, और इसलिए ठगने का कह रहा हूं कि बाबा साहब और चंदे का सवाल, मैंने कुछ मटेरियल इकट्ठा किया है। पाई पाई का हिसाब वो देते थे, पाई पाई का। जिंदगी में जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो कर्जदार मरे, कर्जदार। हमारे लोग कितना अरब, आप ही लोग का पैसा ठग लिए होंगे, लेकिन कोई हिसाब, एनुअल बजट हिसाब, एक्सपेंडिचर नहीं देता है। बहरहाल, तो 56 में अगर कांग्रेस इतनी खराब थी, सब कुछ था, तो फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट का बनना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी उन्मूलन, बैंक का नेशनलाइजेशन, PSUs, सेल, भेल, गेल, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं होता है। रिजर्वेशन लागू भी नहीं करता था, आप क्या कर लेते? अगर आपको फ्री एजुकेशन, स्टाइपेंड, फेलोशिप नहीं मिलता तो आप में से बहुत लोग नहीं पढ़ पाते। लखनऊ में एक प्रोग्राम में था, एक बहुत बुजुर्ग 60s के ग्रेजुएट थे। मैंने पूछा कितना आपको फीस लगता था? साल का 12 रुपये। और स्टाइपेंड कितना मिलता है? 144 रुपये। आप ईमानदारी से बोलिए कि आप में बहुत सारे लोग फ्री एजुकेशन की वजह से, स्टाइपेंड की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ऐसा तो नहीं था कि कुछ नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था, तभी तो मिडिल क्लास बना। और 1942 में आते आते एक आंकड़ा मैंने पढ़ा कि SC ST कर्मचारियों की संख्या 20 लाख थी। ये कम बड़ी उपलब्धि थी, ये कम बड़ी उपलब्धि थी कि जिसके घर में खाने का नहीं था वो स्कूटर खरीद रहा है। और उसको निगेट कर देना कि नहीं कुछ नहीं हुआ, जो पॉलिटिकल विल पावर नहीं होता सरकारों में। अरे इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई तो लोगों ने कहा काला युग था, मैंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं था। दलितों के लिए स्वर्ण काल था, उसको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा था, कोई मारता वारता नहीं था, नौकरी मिल रही थी, बुला बुला के नौकरी दे रहा था, घर से बुला के यूनिवर्सिटी में भेज रहा था, IIT में भेज रहा था। कौन विद्रोह कर रहा था? जमींदारी उन्मूलन से परेशान कौन था? प्रीवी पर्स खत्म होने से परेशान कौन था? हमारा तो कोई राजा महाराजा नहीं था, जमींदार नहीं था। बैंक के नेशनलाइजेशन से परेशान कौन था? हमारा तो कोई बैंकर नहीं था। पाकिस्तान के विभाजन, बांग्लादेश के बनने से हमारा क्या मतलब था? वो तो हमारे बाबू जगजीवन राम उस समय थे, वही तो डिफेंस मिनिस्टर थे। तो उससे अमेरिका ना परेशान होगा, यूरोप ना परेशान होगा, हमारा क्या था? तो कौन सारे लोग थे जो उसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे? तो हम लोग किसी को थैंक यू भी नहीं बोलते हैं कि थैंक यू मैडम, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया। सबको एक लाइन से दुश्मन बना देते हैं। हम पढ़े लिखे लोग, वो मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन था वो इंडियन रिपब्लिक की देन थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की देन थी, नहीं तो ये सब नहीं होता। अब मिडिल क्लास को बताइए, आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 2013 में जो क्लास 1 ऑफिसर हैं उसकी संख्या जितनी थी, आज उसकी संख्या उसके बराबर भी है क्या? नहीं, नहीं है। आज जो स्टाइपेंड फेलोशिप लेके आप इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, मुझे पता है कि 2-4 हज़ार रुपए में कई लोग डॉक्टर बने होंगे, कई लोग इंजीनियर बने होंगे, 2-4 हज़ार रुपए में। आज मेडिकल की फीस कितनी है? PG तक पढ़ाने में कितने पैसे लगेंगे? सारा स्कॉलरशिप फेलोशिप खत्म,
और कोई हम में हलचल नहीं है, हमें आक्रोश नहीं है, हमें गुस्सा नहीं है, हमारे नेताओं में गुस्सा नहीं है। क्यों? कि हमारा काम था कि इन पर लगाम लगाना, नेताओं पर। हमने नेताओं पर लगाम नहीं लगाई, हम लोग व्यक्तिगत काम में उलझे रहे। व्यक्तिगत काम में उलझे रहे। सब लोग आप कह रहे हैं बाबा साहब की वजह से सब कुछ मिल गया, तो बाबा साहब तो 56 में चले गए। अगर जो स्टेट सोशलिज्म का आइडिया था वो किस्तों में इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यूनिवर्सिटीज में फ्री एजुकेशन मिला कि नहीं मिला? ये दलित पॉलिटिशियन और दलित मिडिल क्लास के एजेंडा पर क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों ने अपने अपने घर में एसी लगा लिया है, इसलिए हमसे अपने समाज का लोग भी सिंपैथी रखने वाला नहीं है। मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं आपके सामने, अजाक की तरफ से इंटरनेशनल फेलोशिप 5 आप प्रस्तावित करिए कि राजस्थान का बच्चा जो भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ने जाएगा और उसको फेलोशिप सरकार से नहीं मिला, विदेश से फेलोशिप नहीं मिला, तो अजाक 5 बच्चों को पढ़ाएगा। ये कर सकते हैं? हम लोग त्वरित रिजल्ट चाहते हैं, त्वरित। केमिस्ट्री का लैब नहीं है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। 5 बच्चे आज से पढ़ाना शुरू करेंगे, इस साल से 20 साल बाद 100 बच्चे तैयार होंगे। उसी में से अंबेडकर निकलेंगे, उसी में से अमर्त्य सेन निकलेंगे, उसी में से आइंस्टाइन निकलेगा। हम लोग को जो है ना आजकल हैव ए ब्रेक, हैव ए किटकैट, एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। 2 मिनट्स मैगी, नहीं 2 मिनट्स मैगी। अरे हम जो बोल रहे हैं हमको बनने में 25-30 साल लगा है। ये प्रस्ताव रखिए, और मैं जहां जाता हूं, कल भी मैंने यही कहा है कि खाली भाषण देने से और ये करने से, देखिए मेरा काम है इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट, अगर मैं आप मानते हैं तो मेरा काम थ्योराइज करना है, समझना है इश्यूज को। जमीन पर काम करने का मतलब नहीं है कि जून के महीना में रोड पे जाके जमीन पे लेटने लगे। जमीन पे काम करने का मतलब है कि जमीनी इश्यूज को पहचानना है, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, उसको थ्योराइज करना है, उसको सोल्यूशन बताना है। जो मोबाइल का इंजीनियर होता है, जो इन्वेंशन करता है, फैक्ट्री वो थोड़ी लगाता है, फैक्ट्री कोई और लगाता है। तो इतने सारे लोग हैं, और मैं कह रहा हूं कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी बात भी थोड़ी कह दूं कि उससे थोड़ा सब्सटेंशिएट हो जाए। एक यूट्यूब चैनल है, छोटा सा है, अंबेडकर नामा, और मैंने कोशिश की क्या इससे क्राउड फंडिंग करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने अपील की, एक बच्चा लंदन में पढ़ा, एक बच्चा जर्मनी में पढ़ा, एक बच्चा अभी कलकत्ता में पढ़ रही है। करीब 45 से 50 लाख रुपए लोगों ने दिया। आप यकीन मानेंगे कि जो गरीब बच्चे थे गांव के, 1 रुपया वो भी भेज रहे थे। मैंने एक लैब में एक्सपेरिमेंट करके मैं दिया। अब उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे बंद करना पड़ा। हर दिन 2 फोन आते हैं कि सर मेरे लिए भी कीजिए, मेरे लिए भी कीजिए। इज इट पॉसिबल फॉर मी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये जितने बड़े बड़े संगठन हैं मिशन मूवमेंट के नाम पे, जो वो सब छोड़ दीजिए। सब जगह के संगठन खाली एक ही काम करें कि हम अपने यहां से इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखने वाला स्कॉलर पैदा करेंगे। सर जर्नलिस्ट ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। लॉयर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बनाने के लिए, अभिषेक मनु सिंघवी बनाने के लिए 25 साल पढ़ाना पड़ेगा। 2 बच्चों को जो है ना हार्वर्ड लॉ स्कूल से लॉ भी करवाना पड़ेगा। हमारे मुजफ्फरपुर के लॉ कॉलेज से पढ़ के वो चंचूड़ और BS गवई नहीं बन सकता है। यही एक एजेंडा कर ले कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। बड़े बड़े दावे नहीं करें कि हम सरकार पे कब्जा कर लेंगे किस्तों में। मतलब हमारे लोगों ने कैसे इनके सामने सरकारी नौकरियां जाती रहीं। बहुत सारे कर्मचारी के संगठन है, प्रमोशन का सवाल, सरकारी नौकरी, आपको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, आउटसोर्सिंग, सब हो रहा है। हुआ ना? तो 20 लाख कर्मचारी हो गए, किए क्या हम लोग?
और 131 MP होके किए क्या हम लोग? इस पर सवाल तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे? इस पर सवाल उठेंगे कि नहीं? क्योंकि हम लोग ने सवाल नहीं पूछा। बाबा साहब आंदोलन भी करते थे, ये नहीं थे खाली मेमोरेंडम भी देते थे, वायसराय से हेलो भी करते थे, नेहरू जी से हेलो भी करते थे। और हमारे लोगों ने ऐसा फैलाया भ्रम कि गांधी और अंबेडकर और नेहरू, बाबू जगजीवन राम सब जब मिलते थे मारपीट करते थे आपस में, ये फैलाया सब। एक लाइन पढ़ता भी नहीं ढंग का कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया, एक लाइन भी नहीं पता होता है। अरे कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, तो जवाब सुनो, कहां से बोल रहे पहले इसका मत बताओ, रेफरेंस दो। अल बल आए बाएं साए कुछ भी बोलता रहता है कि ये हमें नौकरी ऐसा मिला, संविधान की वजह से मिला। मतलब बीच का जो कंट्रीब्यूशन है नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, सबको आप निगेट कर रहे हो, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो लागू नहीं करते तो क्या होता? संविधान तो आज भी है, नहीं बाबा साहब का संविधान है, तो आज खत्म क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछो ना, आज खत्म क्यों हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। तो नहीं, हाई साउंड म्यूजिक एक्शन है ना, उसमें डांस करना है, सवाल नहीं पूछना है। मुझे तो ताज्जुब होता है, आप मेरे घर आइए, हिंदू कॉलेज में ठीक ठाक बंगला है हमारे पास, MP से कम बड़ा नहीं है, IM उससे कम तनख्वाह नहीं है, और एक आम MP से कम लोग मुझे जानते भी नहीं। तब भी मैं आराम से रह सकता हूं। मेरे दोस्त यहां बैठे हो, मेरे कॉलेज के, जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं इसके स्टूडेंट रहे नरोत्तम जी, वो जानते हैं। तब भी मेरे अंदर आक्रोश है, BP शुगर बढ़ा लिया, गुस्सा आ रहा है कि मेरे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। 10 साल में सब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो सब मजदूर बन जाएंगे, अब सारे टाई सूट उतर जाएंगे, नहीं कोट उतर जाएंगे, खाली गले में टाई छोड़ देगा, सूट उतार देगा, टाई छोड़ देगा। जितने अभी अधिकारी हैं, चाहे सेंटर में सेक्रेटरी से लेके DG से लेके तमाम, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मैं क्लब्स में बैठता हूं ना, बड़े बड़े लोगों के क्लब्स में, एक भी आदमी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, सब डर के साए में रह रहा है, एक FIR तक नहीं करवा सकता। ये है रियलिटी। खाली हवा में बात करने से थोड़ी होगा, ये रियलिटी है। पहले हम लोग, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं, हॉस्टल के हैं, सर जरा इनका बहुत ज़रूरी है, जरा ट्रांसफ़र करवा दीजिए। बोले ओके फाइन, रिप्रेजेंटेशन भिजवाओ, भिजवाते थे। तो छोटे मोटे काम तो ऐसे ज़रूरतमंद लोग का हम ही लोग कर देते थे। और आप तो वहाँ जाके देखें ना, सेक्रेटरी बेटा डर के मारे फ़ोन नहीं उठाएगा। रेलवे का रिजर्वेशन अब कंफर्म कराने में डरता है लोग, ये हालत हो चुका है। तो जो इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला था, और मुझे लगता है कि बाबा साहब से, शायद मैं इतिहास के छात्र होने के साथ समीक्षा में कर रहा हूँ, और हो सकता है मेरी समझ उतनी नहीं हो जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बाबा साहब जब कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन का 1951 में, तो पिछड़े वर्ग से अपील कर रहे थे और कह रहे थे हमारे साथ आएंगे। लेकिन एक बार वो खा चुके थे झटका 1932 में, तो ये अंडरस्टैंडिंग बाबा साहब को होगी कि हमको शेड्यूल कास्ट ही खाली वोट देगा, और रियलिटी भी यही थी। और इसका मतलब है कि बाबा साहब पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गए, इसलिए 51 के बाद पूरा उन्होंने टाइम धम्म की ओर लगाया। भाई जैसे आप लोग मेरे साथ हैं, अभी मुझे किसी मंत्री से मिलना है, सब लोग एक साथ चल दिए, हमने मुझे टिकट नहीं लेना है, लेकिन इनका प्रमोशन होना चाहिए सबका, नहीं तो सोच लीजिए क्या हाल करेंगे फिर, तो डर के मारे करेगा। लेकिन हम बोले कि ये सब मिल के हम पार्टी बना के सरकार बनाएंगे, तो उसको पता है कि 5-7%, 10% लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इररिलेवेंट कर देगा सीधा। वही हाल हुआ हमारा। जब तक हमारे वोट की कीमत थी तो हमें डिस्काउंट मिलता था। बाबा साहब भी डिस्काउंट और कंसेशन में ही लिए थे, वो क्रांति करके एक ही दिन में नहीं लिए थे, किस्तों में लिए थे। तो मुझे लगता है कि जब एक बार वो घोषणा पत्र में कह चुके थे
कि आरएसएस और ऐसे लोगों से समरस नहीं होगा। तो पता नहीं आजकल दलित नेता लोग कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला और कुछ नकाब लगा के, कुछ खुल्लम खुल्ला और कुछ नकाब लगाकर बाबा साहब का नाम लेकर, जिसको बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र को अभिशाप कहा था, उसकी पालकी ढो रहे हैं दलित नेता लोग। अब बाबा साहब का नाम भी ले। बाबा साहब की 2 प्रस्तावनाएं गड़बड़ हुई। एक तो 51 में उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। दूसरा वो कह रहे थे आरक्षण का प्रावधान हमने किया है, 3 अधिकार मांगते रहे। पहला पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा विधानमंडल में रिजर्वेशन, तीसरा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। एक नहीं मिला, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। 2 मिला हमें और एक नहीं मिलने से हमारा भाग्य डूब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जितना मिला है उसको लेना है और ज्यादा से ज्यादा मांग करते रहनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए? डिमांड करनी चाहिए। डिमांड कैसे होगा? आंदोलन से होगा। अब हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि अब मांगने वाला नहीं देने वाला बनेंगे। पता नहीं क्या देने वाला बनेंगे, मुझे पता नहीं। मैं तो अभी भी मांगने ही वाला हूं। अगर मौका मिले तो जाके 10 पॉइंट थमा आऊंगा कि 10 पॉइंट हमारे बच्चों के लिए कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये कि बाबा साहब अगर रिजाइन नहीं करते हैं उस नेहरू, क्योंकि अभी राष्ट्र का निर्माण ही हो रहा था। अभी 26 जनवरी 50 को संविधान ही लागू हुआ था। अभी कुछ भी नहीं था। भारत एक गरीब मुल्क था। अगर वो कांग्रेस रजीम नहीं छोड़े होते और उसमें कंटिन्यू कर गए रहते, तो राज्यसभा में तो थे ही ना, तो मुझे लगता है कि दलित समाज के लिए उनका योगदान और ज्यादा होता, और ज्यादा प्रोटेक्शन वो दे पाते। उनका आप रेजिग्नेशन जाके पढ़िए। जिंदगी भर उनके जीवन का सबसे मिशन स्टेटमेंट है जातियों का विनाश। हम अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, हमें रक्षा चाहिए। 1919 के मेमोरेंडम से लेके 42 तक, 48 तक वो यही बात कह रहे हैं। और जब रिजिग्नेशन दे रहे हैं तो उसमें शेड्यूल कास्ट का मुद्दा गौन है। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, महिला ये आरक्षण, सॉरी हिंदू कोड बिल, ओबीसी रिजर्वेशन, तिब्बत का इशू, ये सारे प्रमुखता से उभर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब की ये समझ रही होगी कि ओबीसी रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं या हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं, इससे हिंदू महिलाएं विद्रोह करेंगी और हमारे साथ आ जाएंगी। शायद उनकी ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी, क्योंकि हिस्टोरियन का काम जो पढ़ता है ना, तो उसके सब्जेक्ट के माइंड को भी पढ़ना होता है। हमारा काम ये भी होता है, क्या सोच के जो जिंदगी भर कहना है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल्स, 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 और अचानक जो है 47 के बाद जब रेजिग्नेशन दे रहे हैं आज़ादी के बाद, तो उसमें शेड्यूल कास्ट का विषय गौन है और बाकी प्रमुख हो गया है। उनको लग रहा था कि ये लोग शायद मेरा सपोर्ट करेंगे तो कांग्रेस को चुनाव में हम शिकस्त दे पाएंगे और हो सकता है कि हम पावर शेयरिंग में सरकार में आ जाए। शायद ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी। लेकिन महिलाओं ने कोई विद्रोह नहीं किया। उनके ऑफिस में महिला गई तो उन्होंने पूछा कि आप तो महिला मेंबर हैं, आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया हमें? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। आज भी क्या सवर्ण महिलाएं बाबा साहब के योगदान को मानती हैं? आज भी पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोग, अभी सोशल मीडिया की वजह से कुछ अवेयरनेस आया है, क्या ये मानते हैं कि आर्टिकल 340 बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था? ओबीसी के कमीशन के रिकमेंडेशन के क्वेश्चन पर उन्होंने रिजाइन दिया था, एक कारण यह भी था। मानते हैं? जब उनको लोग नहीं मानते तो अगर हम सोचे कि हम अपनी सरकार खुद बना लेंगे, तो इससे बड़ा जो है ना, आज कम से कम 2025 में तब हम सरकार बना लेंगे, तब सब कुछ करेंगे, और नहीं तब तक जो है उसको जाने दो, कोई बात नहीं। ऐसा होता है क्या? जो भी इतिहास के छात्र रहे होंगे उनको पता होगा, जिसकी बुर्जोजी नहीं होती,
जिसका मिडिल क्लास नहीं होता उसका कुछ भी नहीं होता है। बनाना रिपब्लिक होगा, सैन्य शासन होगा, सामंतवाद होगा, यही सब होगा। बाबा साहब बार बार जो फोकस कर रहे थे गवर्निंग कम्युनिटी क्रिएट करना है। गोलमेज सम्मेलन में गए थे, नवाबों से 1135 या 45 पाउंड चंदा लिए थे हॉस्टल खोलने के लिए। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया कॉलेज खोलने के लिए। एजुकेशन में फोकस था उनका, क्योंकि एजुकेशनल सेंटर से ही गवर्निंग कम्युनिटी तैयार होगा। पिछले 30-40 वर्षों में या पोस्ट अंबेडकर एरा में लोगों ने यह समझ लिया कि इलेक्शन से गवर्निंग कम्युनिटी तैयार होता है। तो आपके 31 सांसद हैं, अभी भी सारे एमएलए हैं, यहीं भी सारे पार्षद हैं भी यहीं भी, तो आप गवर्निंग कम्युनिटी क्यों नहीं बन गए? इसलिए बाबा साहब को दलितों ने मिसरीड किया है। खास तौर से जो दलित संगठन और पार्टी चलाते हैं, उनके पूरे फिलॉसफी को सर के बल खड़ा कर दिया है, सर के बल खड़ा कर दिया है। और इसमें शास्त्रार्थों में बहस करने के लिए तैयार हूं। शिक्षा रोजगार उनके एजेंडे पे नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई घोषणा पत्र नहीं है, संगठन कोई बहुत सारे कागज पे चल रहे हैं। अंबेडकर जयंती पे करोड़ों करोड़ चंदे इकट्ठे किए जाएंगे। बाबा साहब के 3 गुरु थे, चौथे गुरु थे अमेरिका वाले जॉन डेवी, उनके बारे में हमारे यहां चर्चा नहीं होती। बुद्ध, कबीर, फुले, तीनों की कितनी मूर्तियां बाबा साहब ने लगवाई। चंदा उन्होंने जिंदगी भर चंदा मांगा, किस लिए? अखबार निकालने के लिए, स्कूल हॉस्टल खोलने के लिए। हमारे लोग चंदा मांगते हैं किस लिए? मूर्ति बनाने के लिए। तुम बाबा साहब को मूर्तियों में ढूंढ रहे हो यार, वो किताबों में है भाई, वो विचारों में है। मैंने अपने घर में हिंदू कॉलेज में एक छोटी सी मूर्ति बहुत पहले लगवा ली थी, जिस समय मैं बाबा साहब को पढ़ा भी नहीं था। हालांकि मूर्ति ये लगाना था, एक लगा के यहां रख लो। वो पढ़ाई पे, रिसर्च पे, आप ये मुझे बता दो कि कोई भी संगठन जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे मूवमेंट किया हो, पार्टी चलाई हो, एक सीरियस एकेडमिक वर्क पब्लिश किया हो, एक, वो सारा आ रहा है एकेडमिया से। मैं अंबेडकरिज्म का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एंशिएंट इंडिया का स्टूडेंट हूं। एक सीरियस किताब, उसी चैनल से अंबेडकरनामा से मैंने 4 किताबों का प्लान किया। एक आ चुकी है, जितने धम्म मिशन चल रहा है, धम्म, एक किताब नहीं। अच्छा, किताब पब्लिश करने के लिए आप लोग चंदा नहीं देते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा समाज 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। ये लोग यूट्यूब वाले लोग घूमते हैं, हमारे भाई लोग, वो जैसे तैसे काम चलाते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। नारा देंगे, झूठ आ भी बोले हम कि अभी अगली बार आपको हम लोकसभा का टिकट दिलवाते हैं, 5 करोड़ रुपया लेके बैग लेके चला आएगा आदमी। अब बोले गरीब बच्चा का मदद करना है, जरा उसको किताब पब्लिश करना है, एक किताब पब्लिश करने के लिए फेलोशिप दीजिए, तो इसे देखने लगता है। ये रियलिटी है। मिला जुला के आपकी बहुत ही महती भूमिका है। दुनिया का जितनी क्रांतियां, बदलाव हुए हैं, मिडिल क्लास ने किया है। वो मिडिल क्लास आप हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक से जो बना था ये मिडिल क्लास, तो वो हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति के काल में उसको खत्म किया जा रहा है और कर दिया जाएगा। तय आपको करना है कि आप इंडियन रिपब्लिक के साथ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, कि किसके साथ हैं, आपको तय करना है। मैंने तो तय कर लिया है। यहां मैं जानता हूं आईबी के लोग कुछ बैठे होंगे, रिपोर्ट बनेगी, जाएगी, लेकिन जो मुझे कहना है कहना ही है। भाई सरकार से हम अपील करेंगे, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल फेलोशिप दो, राजस्थान के 50 बच्चों को दो, हॉस्टल जरा बढ़िया बनवाओ हर जगह, उत्पीड़न के खिलाफ एक्शन लो, ये बोलेंगे। और नहीं लेंगे तो इसका क्या मतलब है? शो मी योर फेस्ट, शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स।
तो गंभीर मोड़ पर हैं। तय आपको करना है कि कहाँ रहना है, और इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपको अलायंस करने ही पड़ेंगे, चाहे आप प्रेशर ग्रुप के रूप में अलायंस करो, चाहे सोशल अलायंस करो, चाहे पॉलिटिकल अलायंस करो। बाबा साहब ने बार बार इस पे जोर दिया था, अलायंस पे। आज कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो अकेले चुनाव लड़ सकती हैं क्या? चुनौती है मेरी इसी मंच से। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो दलित पार्टियां लुकियारी लेके भाजे ऐसे ऐसे कि हम अकेले लड़ेंगे, तो आप किसको मदद कर रहे हैं ना, ये हम जानते हैं, जानना आप लोगों को है किसको मदद कर रहे हैं। मैं इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूं, वोट चोरी के खिलाफ हूं, और ये मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जानता हूं कि मिनिस्टर, एमएलए, एमपी आते जाते रहते हैं। दुनिया में एक वैकेंसी परमानेंटली खाली रहता है जहां कोई एप्लीकेशन नहीं जाता है। जानते हैं क्या? एक परमानेंटली खाली है, कोई अप्लाई ही नहीं करता, उसमें खाली रहता है। वो है महान आदमी बनने का। और महान आदमी कर्मों से बनता है, लेखनी से, पढ़ने से बनता है, अदरवाइज तो मिट्टी में सबको मिलना ही है। अपने ज़िंदगी में 10 किताबें पब्लिश कर दूंगा तो मेरी किताबें और यूट्यूब चैनल्स मेरे मरने के बाद भी ये सब जिंदा रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि जब सब संकट में था, जब आपके सब कुछ लूट बर्बाद हो रहे थे, एक आदमी अपने करियर दांव पे लगाकर, कोई टिकट, कोई वाइस चांसलर, कोई यूजीसी चेयरमैन, किसी चीज़ की लाभ किए बगैर आपके बीच आ रहा था, आपके बीच बोल रहा था। आप समझे नहीं। आपके बच्चे, हमारे दादा परदादा मजदूर पैदा हुए थे, अब आपके बच्चे भी मजदूर बनेंगे। ये आज नहीं तो 25-30 साल बाद, अभी शायद 25 साल मैं जिंदा रह सकता हूँ अभी, हाँ रह सकता हूँ। मेरी पेंशन है। गरीब भारत ने मुफ्त की शिक्षा दी, मुफ्त का रोजगार दिया, पेंशन दी। और 5 ट्रिलियन वाले भारत में इन डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय पिछले 10-11 वर्षों में 2 दर्जन हमको लगता है पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच दिया गया होगा, और आप में कोई गुस्सा नहीं है, रोष नहीं है। तो गरीब मुल्क ने तो सब कुछ दिया। पेट्रोल पंप वाले भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, मिला था रिजर्वेशन के नहीं? गैस एजेंसी में 5-5 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे, ज्यादा। पब्लिक सेक्टर यूनिट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। पेट्रोल पंप में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। वो एक विल पावर स्टेट का था कि नहीं, हमें इन दबे कुचले लोगों के लिए कुछ करना है, तब मिला था। अब सबके घर में पाइप घुस रहा है कि नहीं? गैस एजेंसी प्राइवेट घुस रहा है ना। अब प्राइवेट पेट्रोल पंप आ रहा है ना, अब घंटा ले लीजिए रिजर्वेशन। क्या ठीक कह रहा हूं? काफी हो गया। अब हर घर में पाइप घुस गया है, और प्राइवेट पेट्रोल पंप आ गया है। अब जितना मैं ओएनजीसी के प्रोग्राम में था, मैंने एक आंकड़ा दिया। हमने जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में ओएनजीसी की स्थापना की, और उसमें 30,000 कर्मचारी हो गए थे। 30,000 कर्मचारी का 22.5% कितना हुआ? अरे मेरी गणित ठीक नहीं है, बता दीजिए इंजीनियर साहब लोग। 7,000 मान लीजिए। मान लीजिए आज उस कंपनी में 7,000 SC ST कर्मचारी हैं, और आज के हिसाब से एक कंपनी का एग्जांपल है, वो महारत्न कंपनी है। 1 लाख पर व्यक्ति अगर इनकम है तो साल में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7,000 इंटू 1 लाख इंटू 12, कैसो करोड़ हुआ? कितने करोड़ हुए जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बता देना है। 900 करोड़ एक साल में गए ना, तकरीबन 800 करोड़। ये कम बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसका आपने किसी को शुक्रिया नहीं कहा। इसका शुक्रिया आपने नहीं कहा। जगजीवन राम ने 1957 में रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया,
लेकिन जगजीवन बाबू को भी आपने कहा कि गद्दार है, चमचा है। ये किसके फैक्ट्री में स्लोगन बने थे? पूरे इंडियन मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में, दलित मिडिल क्लास के मैं कह रहा हूं पर्टिकुलरली, जगजीवन राम और इंदिरा गांधी का जितना कंट्रीब्यूशन है, इतिहास उठा के उसकी समीक्षा करके देख लीजिए। लेकिन उसको किसी को शुक्रिया नहीं करना है। इंदिरा गांधी मनुवादी हो गया, जवाहरलाल नेहरू भी मनुवादी हो गए, ये सब चमचे हो गए। आप लोग भी चमचे ही थे वैसे, बाय द वे आप लोग 6 तरह के चमचे में से आप अपना अपना गिनती कर लीजिए किस तरह के चमचे थे। जो बाबा साहब जो अपनी शानदार उपलब्धि मानते थे, 5 लोगों की नौकरी मिलती थी, उस सेलिब्रेट करते थे। और आपकी इतनी नौकरी मिली, आपने सेलिब्रेट नहीं की, किसी के कंट्रीब्यूशन को नहीं माना। आज से मानना शुरू कर दीजिए, आज से जगिए। आप भी बचेंगे, आपके बच्चे भी बचेंगे, और हमारे समाज के गरीब बच्चे भी बढ़ेंगे। हमारे समाज के गरीब बच्चे ही बढ़ेंगे। तो इसी के साथ अब मैं शुक्रिया कहता हूं आप सबको, शुक्रिया। और अभी मैंने पन्ने नहीं निकाले थे, अभी पन्ने मेरे पास बहुत मटेरियल है, अभी तो एक्सटेम्पोर बोल रहा हूं। तो थोड़ा सा लोगों को खाली शत्रु मत ढूंढिए, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु। मैं हिंदू कॉलेज में टीचर हूं, इसके बनने में कौन से दलित नेता का कंट्रीब्यूशन है, जरा ये बताइए मुझे। रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी में 97 में लागू ही हुआ। कौन वहां दलित वाइस चांसलर था, कौन दलित प्रोफेसर था? तो जो टीचर मुझे पढ़ाया होगा या मुझे मदद की होगी एमफिल पीएचडी कराने में, वो ब्राह्मण होगा, तो उनको भी बोल देंगे मनुवादी है। क्या पागल समाज है। थैंक यू बोलिए, थैंक यू सर, मिठाई खिलाइए उनको। और आपके घर में बैठा हुआ जाके वैसे लोगों के साथ गलबैया कर रहा है जो आपका पैर काट रहा है, उससे आपको प्यार है क्योंकि जात का है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है। हमारा अपना भाई भी उधर होगा ना, तो 1 लाख रुपया खर्चा करके मैं चुनाव प्रचार करने जाऊंगा उसको हरवाने के लिए। ये कमिटमेंट है हमारा कि हमारे लिए नाते रिश्ते नहीं है, विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास ना कोई संपत्ति है, ना कोई बैंक बैलेंस है। आईवी वालों ने पूरा खंगाल लिया है, गांव से लेकर दिल्ली तक, 0 अंडा, न जमीन, न प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। तो बोले इनकम टैक्स, आईवी, त्रिदेव, सीआईडी, आइए स्वागत है आपका, इधर कुछ मिलेगा नहीं, तो उससे भी हम नहीं डरते। तो चलिए, बहरहाल मैं आपको उपदेश क्या दूंगा, लेकिन मैं चिंतित हूं, और चिंतित मैं जानता हूं कि हम मिडिल क्लास ने अपने बच्चों का इंतजाम कर लिया है। तो मुझे लगता है कि हम सेफ रहेंगे। आप सेफ नहीं हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं जाके देखिए, जो इनकम टैक्स का कौन सा डिपार्टमेंट है आजकल नया खुला हुआ है, जीएसटी, हफ्ता वसूली हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो जिसके पैरविकार उधर से आते हैं तो उसको तो छोड़ देता है, और जो आप में से रहता है उस पर डबल चार्ज लेता है। ये मुझे बिजनेस में नहीं पता है। तो बिजनेस करना भी आसान नहीं होगा। लाइसेंस लेना, परमिट लेना, बिजली कनेक्शन ये लेना, हर जगह आपको अड़ंगा लगा देगा। ऐसे पैसा रहेगा, बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूनिटी को बनाए रखिए। और 2 तरह के लोग पैदा होते हैं दुनिया में, एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं, और एक मरने के बाद जिंदा करने की तैयारी करते हैं। किस कैटेगरी में रहना है ये तय करना है। तो इसलिए एक यूनिटी, अगली बार फिर आएंगे। आप इकट्ठा होइए ना, खाली सरकार मूवमेंट से सरकार डरती है, आपको पता है। पार्टी, नेता, ये एमएलए एमपी से सरकार नहीं डरती है। पता है कि ये लोग आ गया, ये लोग 1 लाख लोग इकट्ठा होकर सब सड़क जाम करेगा, उससे डरता है सरकार। और हमारे नेता कहते हैं कि आंदोलन नहीं करना है। कौन नेता क्या नेतागिरी करता है पता ही नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।